ऑडियो चेक करना भाई। हाँ बेटा, तो करें स्टार्ट अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। हाँ बोलो। हाँ क्या? ऊष्मा गतिकी भौतिकी डालो बेटा हेडिंग थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स। अब सुनो, ऊष्मा गतिकी भौतिकी क्या होती है बेटा। सबसे पहले तो माइंड में ये सेट करो, फिजिक्स की एक ब्रांच है। और कैसी ब्रांच है? जिसमें अपन हीट एनर्जी और टेम्परेचर के बिटवीन जो इंटरेक्शन है, या हीट एनर्जी की जो अदर फॉर्म है, उसकी स्टडी करेंगे अपन। ठीक है, तो लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which is deal the branch of physics which is deal the relationship heat and other form of energy, heat and other form of energy is said to be thermodynamics physics, is said to be thermodynamics physics। देखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ताप और ऊष्मीय ऊर्जा, ताप और ऊष्मीय ऊर्जा तथा इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। ताप तथा ऊष्मीय ऊर्जा और इनके मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। कॉमा लगा लिख दो, ऊष्मा गतिकी भौतिकी कहलाती है। देखो बेटा, ऊष्मा गतिकी भौतिकी कहलाती है। हाँ, क्या कमेंट कर रहे हो भाई? ऊष्मा गतिकी भौतिकी कहलाती है, क्या बोल रहे हो बेटा? तो समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स क्या है। अब सुनो, जब अपन बेटा यहां पे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करेंगे तो दो शब्द आएंगे, एक माइक्रो वर्ड आएगा, एक मैक्रो वर्ड आएगा। एक छोटी सी हेडिंग और डाल दो स्टार लगा के यहीं पे, सूक्ष्म और स्थूल निकाय, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट। सूक्ष्म और स्थूल निकाय, माइक्रो एंड मैक्रो स्टेट, सूक्ष्म और स्थूल निकाय डाल दिया हेडिंग। अब बेटा सुनो, अपन यहां पे मैक्रो और माइक्रो सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें मैनी पार्टिकल प्रेजेंट हैं, बहुत अधिक संख्या में कण उपस्थित हैं, तो उस सिस्टम को अपन मैक्रो स्टेट बोलेंगे, स्थूल अवस्था बोलेंगे, स्थूल निकाय बोलेंगे। जैसे अपना घर है, तो उस घर में
बहुत सारे कमरे प्रेजेंट है, उनको अपन स्टेट बोल दे और घर को एक सिस्टम बोल दे। समझ में आ गया? तो जो अपने कमरे हैं वो स्टेट हो गई, और अपन क्या हो गए भैया, जो अपना घर है वो क्या हो गया, मैक्रो सिस्टम, स्थूल निकाय। या ऐसे बोल दो कि जैसे अपने पास कोई एटम है, कोई परमाणु है, जैसे यूरेनियम का एटम है आपके पास, यूरेनियम का एटम है, तो यूरेनियम के एटम की बात करें तो इसमें प्रोटॉन 92 है, सही है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करें, मास नंबर की बात करें तो कितना है बेटा, 236, 236। मास नंबर की बात करें या न्यूक्लियन नंबर की बात करें, ब्रह्मांड संख्या ही तो होती है ये, ठीक है। तो इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एटम में, ये कहलाएंगे माइक्रोस्टेट, और इस एटम को बोलेंगे मैक्रोस्टेट। समझ में आ गया? यदि किसी निकाय में बहुत अधिक संख्या में कण उपस्थित हैं, कोई आपके पास सिस्टम है और उस सिस्टम में एन पार्टिकल सिस्टम है, मैनी पार्टिकल सिस्टम है, तो उस सिस्टम को अपन मैक्रो सिस्टम बोलते हैं, और उस सिस्टम में प्रेजेंट पार्टिकल हैं उन्हें अपन माइक्रोस्टेट बोलते हैं या माइक्रो सिस्टम बोलते हैं। समझ में आ गया? तो आपने हेडिंग क्या डाली है, सूक्ष्म और स्थूल निकाय। तो लिखो, यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में अधिक संख्या में कण उपस्थित हैं, यदि किसी निकाय में अधिक संख्या में कण उपस्थित हैं, यदि किसी निकाय में अधिक संख्या में कण उपस्थित हैं, तो वह सिस्टम मैक्रो सिस्टम कहलाता है। यदि किसी सिस्टम में एन पार्टिकल प्रेजेंट हैं, या मोर देन पार्टिकल लिख दो, यदि किसी निकाय में अधिक संख्या में कण उपस्थित हैं तो वह निकाय स्थूल निकाय कहलाता है, और उस निकाय में उपस्थित कण और उस सिस्टम में प्रेजेंट पार्टिकल और उस निकाय में उपस्थित कण सूक्ष्म अवस्था कहलाती हैं, माइक्रोस्टेट, और उस सिस्टम में प्रेजेंट पार्टिकल माइक्रोस्टेट कहलाती हैं, माइक्रोस्टेट सूक्ष्म अवस्था कहलाती हैं। एग्जाम्पल करके लिख दो, जैसे कि माइक्रो और मैक्रो की कहानी अपन को पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल करके लिखो, एटम जैसे परमाणु एक मैक्रो स्टेट है, जैसे परमाणु एक स्थूल अवस्था है, जैसे परमाणु एक स्थूल अवस्था है, और उसमें उपस्थित मौलिक कण, और उसमें उपस्थित मौलिक कण जैसे एटम एक मैक्रो स्टेट है, और उसमें प्रेजेंट एलिमेंट्री पार्टिकल माइक्रो स्टेट है, माइक्रो स्टेट है। जैसे परमाणु, परमाणु एक स्थूल निकाय है, और उसमें उपस्थित मौलिक कण, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सूक्ष्म अवस्था है, और उसमें उपस्थित मौलिक कण सूक्ष्म अवस्था है। लिख दिया बेटा? एक शब्द और आएगा यहाँ एक्सटर्नल पैरामीटर नाम से, बाह्य प्राचल, तो लिखो स्टार लगा के, एक्सटर्नल पैरामीटर, बाह्य प्राचल, बाह्य प्राचल, एक्सटर्नल पैरामीटर। कई बार बोलेंगे एक्सटर्नल पैरामीटर, तो एक्सटर्नल पैरामीटर क्या होता है बेटा? सुनो, अपन थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे एक ऐसा फैक्टर होता है, ये ऐसा कारक होता है जो कि कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, ये अभिविन्यास को परिवर्तित कर देता है। सिस्टम है, निकाय है, उस निकाय की अवस्था को परिवर्तित कर देता है, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देता है, उसे अपन बोलते हैं, उस फैक्टर को अपन कहते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर। समझ में आ गया? जैसे आप वॉल्यूम को चेंज करो,
सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे अपने पास, समझने का प्रयास करो, अपने पास बर्फ है, बर्फ, ठीक है। अपन यदि ये बोले कि इसका जो वॉल्यूम है, बात को समझने का प्रयास करना, या इस पर जो प्रेशर है या इस पर जो टेम्परेचर है उसको चेंज करें, हम वॉल्यूम को चेंज करें, आइस का, बर्फ का आयतन परिवर्तित करें, या टेम्परेचर चेंज करें, या प्रेशर चेंज करें, वहां पर दाब का मान है, जो प्रेशर की वैल्यू है आइस पर, उसको इंक्रीज या डिक्रीज करें, या टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करें, या वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज करें, या किसी सिस्टम का एरिया इंक्रीज डिक्रीज करें, ठीक है, किसी सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज करें, तो उस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है, उस निकाय की अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। तो जो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते हैं उन्हें अपन एक्सटर्नल पैरामीटर कहते हैं। जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, क्या है? एक्सटर्नल पैरामीटर है, जो कि स्टेट को चेंज कर देते हैं, अवस्था को चेंज कर देते हैं। मान लो कोई सॉलिड है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड है गैस में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दें, स्टेट इफेक्टिव हो, प्रभावित हो, तो उसे अपन बोलते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर, बाह्य प्राचल। तो लिखो, ऊष्मागतिकी भौतिकी में परिभाषित, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में डिफाइन वह फैक्टर, ऊष्मागतिकी भौतिकी में परिभाषित वह कारक, ऊष्मागतिकी भौतिकी में परिभाषित वह कारक जो कि निकाय की अवस्था को परिवर्तित कर दे, सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दे। ऊष्मागतिकी भौतिकी में परिभाषित, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में डिफाइन वह फैक्टर, ऊष्मागतिकी भौतिकी में परिभाषित वह कारक जो कि निकाय की अवस्था को परिवर्तित कर दे, सिस्टम की स्टेट को चेंज कर दे, इज सेड टू बी एक्सटर्नल पैरामीटर, बाह्य प्राचल कहलाता है। इकाई की अवस्था को परिवर्तित कर दे, बाह्य प्राचल कहलाता है। एग्जाम्पल करके नीचे लिख देना, प्रेशर, दाब ब्रैकेट में P, फिर कॉमा लगा के टेम्परेचर ब्रैकेट में कैपिटल T, दाब, ताप, कॉमा लगा के लिखना चाहो तो वॉल्यूम, आयतन ब्रैकेट में V, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डॉट डॉट डॉट, ETC करके लिख देना, इत्यादि, दाब, ताप, आयतन। ठीक है भैया, और लिखना चाहो क्षेत्रफल लिख लो, एंट्रोपी लिख लो। इसके बाद बेटा ध्यान सुनो, अब अपना यहां से वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब अब अपना पेपर स्टार्ट हो गया, ये तो इंट्रोडक्शन था, यहां से तो हेडिंग डालो मैक्सवेल समीकरण। मैक्सवेल समीकरण, और वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल समीकरण, डाल दिया हेडिंग मैक्सवेल इक्वेशन। अब सुनो मैक्सवेल समीकरण क्या होता है। बेटा जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो थर्मोडायनेमिक्स के जो कोऑर्डिनेट है, ऊष्मागतिकी भौतिकी में 4 निर्देशांक है थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी। इन कोऑर्डिनेट के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करने वाली जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, उन मैथमेटिकल इक्वेशन को अपन बोलते हैं बेटा मैक्सवेल इक्वेशन। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या है? ऊष्मागतिकी जो अपनी भौतिकी है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स है, इस थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में 4 कोऑर्डिनेट है, पीवीटीएस, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी, इनके बिटवीन रिलेशन होगा। ऊष्मागतिकी के जो निर्देशांक हैं, इन निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाले जो गणितीय समीकरण हैं, थर्मोडायनेमिक्स जो कोऑर्डिनेट है,
इन कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करने वाली जो मैथमेटिकल इक्वेशन है, उन मैथमेटिकल इक्वेशन को, उन गणितीय समीकरणों को अपन क्या कहते हैं? मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं, मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। आ गया? जो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये रिलेशन डिफाइन कैसे करेंगे हम? तो थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में 4 एनर्जी फंक्शन है, 4 ऊर्जा फलन है, जहां से हम रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। U, F, G, H। यू इंटरनल एनर्जी होती है सिस्टम की, निकाय की आंतरिक ऊर्जा होती है। यू क्या होती है? इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, निकाय की आंतरिक ऊर्जा। बेटा एफ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होती है, इसे अपन हेल्महोल्ट्ज एनर्जी बोलते हैं। जी गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। और एच एंथैल्पी होती है, इसे हम सिस्टम की टोटल एनर्जी भी कहते हैं बेटा, निकाय की कुल ऊर्जा। तो ये पढ़ाएंगे आपको कि यहाँ पे अपन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि सिस्टम आइसोबारिक है, आइसोटॉपिक है, कैसा सिस्टम है, समतापी है या आइसोथर्मल है, समतापी है, समदाबी है, कैसा निकाय है, आइसोकोरिक है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो इनके बारे में अभी अपन स्टडी करेंगे। पेशेंस रखो, धैर्य धारण करो। तो अभी अपन मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं। तो मैक्सवेल इक्वेशन में देखो, ऊष्मा गतिकी भौतिकी में परिभाषित वे गणितीय समीकरण, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में डिफाइन दोज मैथमेटिकल इक्वेशन, ऊष्मा गतिकी भौतिकी में परिभाषित वे गणितीय समीकरण, ऊष्मा गतिकी भौतिकी में परिभाषित वे गणितीय समीकरण जो कि ऊष्मा गतिक निर्देशांक, थर्मोडायनेमिक फिजिक्स में डिफाइन दोज मैथमेटिकल इक्वेशंस, वे गणितीय समीकरण जो कि ऊष्मा गतिक निर्देशांक, थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करे, ऊष्मा गतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करे, ऊष्मा गतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करे। कॉमा लगा के लिख दो, इज सेड टू बी मैक्सवेल इक्वेशन। गणित लिखो बेटा, ऊष्मा गतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करे, फिर कॉमा लगाओ, लिखो मैक्सवेल समीकरण कहलाती हैं। ऊष्मा गतिकी भौतिकी में परिभाषित वे गणितीय समीकरण जो कि ऊष्मा गतिक निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करे, मैक्सवेल समीकरण कहलाती हैं, मैक्सवेल समीकरण कहलाती हैं। फिर पैराग्राफ चेंज करो, लिखो पैराग्राफ चेंज करके, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ऊष्मा गतिकी भौतिकी में, तो बेटा हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में हम जानते हैं कि ऊष्मा गतिकी भौतिकी में 4 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट हैं, 4 ऊष्मा गतिक निर्देशांक हैं। हम जानते हैं कि ऊष्मा गतिकी भौतिकी में 4 ऊष्मा गतिक निर्देशांक हैं, 4 थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट हैं, जिन्हें ये लिखा हुआ है पीवीटीएस से डिनोट करते हैं। 4 ऊष्मा गतिक निर्देशांक हैं। हम जानते हैं कि ऊष्मा गतिकी भौतिकी में 4 ऊष्मा गतिक निर्देशांक हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, जिन्हें ये लिखो पीवीटीएस से निरूपित करते हैं। इज नोटेड बाय, ब्रैकेट में लिख दो पीवीटीएस, देखो, तथा 4 थर्मोडायनेमिक एनर्जी फंक्शन है, एंड 4 थर्मोडायनेमिक एनर्जी फंक्शन है, तथा 4 ऊष्मा गतिक ऊर्जा फलन है, 4 ऊष्मा गतिक ऊर्जा फलन है। लिखो 4 ऊष्मा गतिक ऊर्जा फलन है, जिन्हें
ब्रैकेट में लिखा हुआ है UFGH से डिनोट करते हैं। 4 उष्मागतिक ऊर्जा फलन है जिन्हें UFGH से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ भाई निकिता, वॉइस सही आ रही है कि बेटा? 4 उष्मागतिक ऊर्जा फलन है जिन्हें UFGH से डिनोट किया जाता है। लिख दिया भैया? अब सुनो बेटा, मैक्सवेल के कौन कौन से समीकरण जो आपको याद रखने हैं, ठीक है? तो सबसे पहले लिखेंगे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। हाँ भाई, तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है बेटा? यही इक्वेशन आपको याद रखनी है ना? इधर देखो बोर्ड पर, बोर्ड पर देखो, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यहां पर एंट्रोपी कांस्टेंट होती है और ये आगे माइनस लगा। ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, आपको याद रखना है। डेल पी अपॉन डेल एस वॉल्यूम कांस्टेंट माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एंट्रोपी कांस्टेंट, याद रखना है आपको। यह मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। इसके बाद, इसके बाद लिखो बेटा, मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। अब ये आपके याद होनी चाहिए। अब मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण क्या होता है? डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी। ये आपको याद रखना है। डेल पी अपॉन डेल टी, डेल एस अपॉन डेल वी, वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट। यहां पर पॉजिटिव साइन आता है। यह मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। ये क्रम से है, याद रखना, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। जैसे मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण की बात आए तो यही लिखना है। जैसे अपने गति के, रेखीय गति के नियम नहीं थे, याद है आपके? समीकरण पढ़े थे, v बराबर u प्लस एटी फर्स्ट होता है, s बराबर ut प्लस, ये पढ़े हैं आपने, हाफ ए टी स्क्वायर सेकंड है, ऐसे फिक्स है। ये नहीं आगे पीछे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, ये फर्स्ट है, सेकंड है। मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण लिखो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। इसके बाद, इसके बाद लिखो बेटा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन होती है। डेल टी अपॉन डेल पी एंट्रोपी कांस्टेंट, डेल वी अपॉन डेल एस प्रेशर कांस्टेंट। ये मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। टोटल 4 समीकरण है मैक्सवेल के। मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, और इसके बाद नीचे लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। ये आपका है डेल एस अपॉन डेल पी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट और टेम्परेचर कांस्टेंट। ये मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण, डेल एस अपॉन डेल पी टेम्परेचर कांस्टेंट माइनस डेल वी अपॉन डेल टी प्रेशर कांस्टेंट। अब आप चेक कर लो, ये पीवीटीएस में ही रिलेशन है क्या?
तो पीवीटीएस में आप चाहे इस इक्वेशन को देखो, आप इसको देखो, चाहे इसको देखो, चाहे इसको देखो, बेटा ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, इन इक्वेशन में पीवीटीएस के बिटवीन ही रिलेशन आ रहा है क्या? तो पीवीटीएस के बिटवीन जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है, उस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं भैया? हाँ, इंग्लिश मीडियम के नोट्स डाल दिए जाएंगे, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, पहले ही मिल जाएंगे। ठीक है, और कल ही आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स टेलीग्राम चैनल पर और अपने एप्लीकेशन पर भी डलवा देंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हिंदी मीडियम में डायरेक्ट यहीं पे लिखवा रहा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं ना यही ट्रांसलेट करके हैं। ठीक है भाई, तो ये मैक्सवेल के चारों समीकरण आपके याद होने चाहिए। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, मैक्सवेल समीकरण किसे कहते हैं? कहता है डिफाइन मैक्सवेल इक्वेशन एंड प्रूव इट, और इन्हें सिद्ध करो, मैक्सवेल समीकरण को सिद्ध करो, ऐसे आता है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो, प्रूव कर रहे हैं भैया। तो प्रूव करेंगे सबसे पहले, देखो बेटा मैक्सवेल का प्रथम समीकरण डालो हेडिंग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण को सिद्ध करेंगे, मैक्सवेल के प्रथम समीकरण को सिद्ध करेंगे। डालो हेडिंग, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कैसे सिद्ध करेंगे? संपूर्ण ध्यान आपका बोर्ड पर होना चाहिए, फुल कैलकुलेशन का पार्ट है, इधर देखो, केवल कैलकुलेशन है। देखो बेटा, यहाँ पे कुछ 11th क्लास के टॉपिक्स का यूज करेंगे हम, और आपके याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर देखो क्या लिख रहे हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बेटा अपन, इधर देखो, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम इस प्रकार लिखा करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, ये इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क एनर्जी के सम के इक्वल होती है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू किसके? सम ऑफ इंटरनल एनर्जी और ये वर्क एनर्जी, जिसको आप याद करो डीडब्ल्यू को पीडीवी बोलते थे, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी। बेटा ये 11th क्लास में पढ़ा है क्या? कमेंट करके बताना। ये अपन ने ऊष्मागतिकी का नियम पढ़ा है क्या 11th क्लास में? फर्स्ट लॉ यही होता है क्या? dq बराबर du प्लस dw। ये निकाय की कुल ऊर्जा होती है, सिस्टम की टोटल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी, ये बेटा प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी होती है, जिसे हम वर्क एनर्जी कहते हैं। पढ़ा हुआ टॉपिक है ये आपका भैया 11th क्लास में। तो dq इक्वल टू du, और अपने पास क्या आ गया? प्लस pdv। ये आ गया, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं फर्स्ट। इसके बाद अब अपन यूज लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ। ये लिखा फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। तो सेकंड लॉ क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का? अपने पास dq इक्वल टू, इधर देखो भैया, अपना सेकंड लॉ क्या है? क्या आपने पढ़ा हुआ है? TDS। आप इसको इस प्रकार लिखते थे, याद हो तो, ऐसे पढ़ाया आपने एंट्रोपी की कहानी में, ds इक्वल टू dq अपॉन t, ये पढ़ा है, याद कर लो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर आप इसको इस प्रकार लिखते थे मैंने ये इसलिए लिखा था कि मुझे dq चाहिए, तो dq इक्वल टू, क्या मैं TDS लिख सकता हूं क्या? इसलिए मैंने डायरेक्ट TDS लिख दिया था। ये ds चेंज इन एंट्रोपी, ये बेटा dq क्या है? सिस्टम की टोटल एनर्जी में चेंज, t का मतलब टेम्परेचर। ये मैंने इक्वेशन सेकंड दे दी। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड LHS सेम है क्या? फर्स्ट और सेकंड को देखो बेटा, तो अपन क्या लिख देंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से।
तो समीकरण 1 व 2 से अपन क्या लिख सकते हैं बताओ? dq के स्थान पर हम लिख सकते हैं TdS, और क्या लिखा हुआ है? du प्लस PdV। मुझे यदि du कैलकुलेट करना है तो du इक्वल टू क्या आ गया देखो भैया, TdS माइनस PdV। क्या मैंने सही लिखा है? चेक करके बताओ। इक्वेशन नंबर 3, ये चेक करो सही लिखा है क्या। कैसे कैलकुलेट किया है ये पहले इधर देखो बोर्ड पर भैया। सबसे पहले हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगाया, dq बराबर du प्लस dw। dw प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी होती है, dw के स्थान पे pdv पुट कर दिया। इसके बाद अपने पास सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसका यूज कर लिया, तो dq बराबर tds, तो यहाँ पे tds पुट कर दिया। हमें du कैलकुलेट करना है, इसका ट्रांसफर कर दिया, ये आ गया अपने। यहां तक क्लियर? अब सुनो कहानी, अपन क्या कह रहे हैं बेटा आगे। इधर देखो, ये स्पष्ट क्या बोल रहे हैं अपन। अपने पास कोई सिस्टम है, और वो सिस्टम है जिसकी अपन ने बेटा ध्यान सुनेंगे एंट्रोपी को कांस्टेंट मान लिया। हमारे पास कोई निकाय है, और उस निकाय की बेटा एंट्रोपी है, वो नियत है, कांस्टेंट है एंट्रोपी। यदि सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट है, इफ ये कांस्टेंट मान लिया अपन ने निकाय की एंट्रोपी, तो बेटा एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा? ds जीरो आएगा। यदि हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या मिलेगी अपन को? भाई आपने एंट्रोपी, कोई सिस्टम है उसकी एंट्रोपी s को कांस्टेंट मान लिया, तो वहां पे ds क्या होगा? तो यहां पे हम लिख सकते हैं देन ds इज इक्वल टू 0। सही है, डिफरेंशियल फॉर्म 0 हो जाएगी कांस्टेंट का। अब इसको अपन इक्वेशन 3 में अप्लाई करें, फ्रॉम इक्वेशन 3 समीकरण 3 का उपयोग करें। बोर्ड पे देखो, अपन ने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे क्या केस लगाया है? एंट्रोपी को कांस्टेंट लेके चलें, एस को कांस्टेंट, तो डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो गई? 0। तो ds बराबर 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास आएगा du, और ये पार्ट 0 हो गया, माइनस pdv, ये मिल गया। बेटा यहां पे आपने एंट्रोपी को माना है कांस्टेंट, ये ध्यान रखना। अब मैं इसको लिख रहा हूं टू राइट इन डिफरेंशियल फॉर्म, अवकल रूप में लिखने पर, तो यह मैं dv को इधर लेके आ सकता हूं क्या? तो डेल u अपॉन डेल v। सर आपने यहाँ पे पार्शियल फॉर्म क्यों लिखा है? क्योंकि अपन ने एक फंक्शन को कांस्टेंट किया है, एंट्रोपी को कांस्टेंट किया है। अरे s को कांस्टेंट कर दिया और v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अपन ने कहा है dv इधर आ गया, तो du अपॉन dv मतलब v के रेस्पेक्ट में u का डिफरेंशिएट, जब एंट्रोपी को क्या रख दिया? कांस्टेंट। यहां पर आपका क्या आ गया? माइनस का p। ये देखो यहां तक समझ में आया नहीं आया? अपन ने सबसे पहले s कांस्टेंट लिया, डिफरेंशियल फॉर्म 0 हो गई, ds 0, तो ये टर्म अपने पास आ गई du इक्वल टू माइनस pdv। पार्शियल फॉर्म में लिख लिया अपन ने, ये आ गया। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि अपन यदि एक कंडीशन लगाए यहाँ पे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसको कांस्टेंट कंसीडर किया था? s को। इसके रेस्पेक्ट में यदि हम डिफरेंशिएट करें, जिसको हमने कांस्टेंट किया है, अब अपन s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और कांस्टेंट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू s, और बेटा किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है? वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में। इसको हमने रख लिया कांस्टेंट। कहानी को चेंज कैसे किया? जो कांस्टेंट था उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और बेटा वॉल्यूम को अपन ने कांस्टेंट कर दिया। कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? बोर्ड पे देखो, डेल अपॉन डेल v, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, क्या आएगा? डेल u अपॉन डेल v। हाँ भैया, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हो? एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में। अरे v तो आपने कांस्टेंट किया है, एक मिनट। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू s, s के एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में तो हम डिफरेंशिएट ले रहे हैं, ठीक है। और अपन ने बेटा कांस्टेंट क्या किया है? v कांस्टेंट। चेक कर लो एक बार सही लिखा है। दोबारा सुनो, इसको हमने ज्यों की त्यों लिखा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू s, तो डेल अपॉन डेल s, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, इक्वल टू माइनस p, किसका डिफरेंशिएट? p का,
एस के रेस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? डेल अपॉन डेल एस, पी का डिफरेंशिएट, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेक कर लो। और ये इक्वेशन हमने दे दी भैया 4। अब बताओ आपके क्या समझ में नहीं? दोबारा सुनो। हमने क्या किया यहाँ पे? एंट्रोपी को कांस्टेंट माना, तो इसका डिफरेंशियल फॉर्म 0 हो गया, यहाँ पे पुट कर दिया। हमारे पास ये आ गया डी इक्वल टू माइनस पी डीवी। इसको पार्शियल फॉर्म में लिख लिया, एंट्रोपी कांस्टेंट की हुई है। फिर हमने कहा कि जो कांस्टेंट पार्ट है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस, और वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया। और हमारे पास आ गया डेल अपॉन डेल एस और वॉल्यूम कांस्टेंट। यही काम अपन ने आरएचएस में कर दिया। अब केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड क्या बोलते हैं? If पहले आपने कांस्टेंट किसको लिया है ये बताओ। जो एनर्जी की फंक्शन है, यू चेंज हो रहा है, ये एंट्रोपी और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। यू में जो चेंज हो रहा है वो एंट्रोपी और वॉल्यूम पे, मतलब एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ एंड सॉरी इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। अरे जो यू परिवर्तित हो रहा है वो एस और वी से हो रहा है, तो पहले तो एस को कांस्टेंट ले लिया, अब किसको कांस्टेंट लेते हैं? वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हैं इफ वी कांस्टेंट। ये हमने ले लिया केस सेकंड में, वॉल्यूम को कांस्टेंट। तो यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट लेंगे तो मुझे ये बताओ डीवी का मान कितना आएगा? अरे वी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट 0 मिलेगा, डिफरेंशियल फॉर्म 0। अब अपन कॉन्सेप्ट लगाते हैं ये फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। चेक करो केस फर्स्ट जो की त्यों चल रहा है। तो बेटा आपके पास क्या आएगा? डी यू, और ये अपने पास क्या लिखा हुआ है? टी डी एस माइनस पी डीवी, डीवी 0 हो गया। चेक करो। फिर अपन इसको पार्शियल फॉर्म में लिख लेते हैं, टू राइट इन पार्शियल फॉर्म, आंशिक अवकलज के पद में। कैसे लिखेंगे? डेल का मतलब डिफरेंशिएट, यू का किसके रेस्पेक्ट में? एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में। लेकिन आपने कांस्टेंट क्या लिया है? वॉल्यूम, तो मैंने यहाँ पे वी लिख दिया। चेक करो, और यहाँ पे क्या बच गया? ये डीएस इधर आ गया, तो भैया यहाँ पे टेम्परेचर बच गया। अब बताओ क्या करोगे, सोच समझ के बोलना। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? कांस्टेंट कौन है? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में करेंगे। और एंट्रोपी को हम क्या लेंगे? कांस्टेंट। भाई ये डिफरेंशिएट स्टार, तो क्या आएगा देखना? डेल अपॉन डेल वी, वी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? डेल यू अपॉन डेल एस। कांस्टेंट क्या ले रहे हो? एंट्रोपी। किसके रेस्पेक्ट में किया है? डेल टी अपॉन डेल वी। हाँ भैया, कांस्टेंट क्या है? एंट्रोपी। इक्वेशन नंबर अपन इसको दे देते हैं भैया फिफ्थ। अब मुझे बताओ, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या कि आपके पास कोई फंक्शन है जैसे अपने पास कोई फंक्शन लिखा हुआ है f इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये कोई फंक्शन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई। हाँ भाई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? जैसे आपके पास मान लेते हैं कोई फंक्शन 4xy है या 2xy है या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मान लो कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा। ये मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका मैं पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करूं फिर वाई के रेस्पेक्ट में करूं, या पहले वाई के रेस्पेक्ट में करूं फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करूं, क्या हमेशा डेटा सेम आएगा क्या? ये प्रॉपर्टी बेटा सही है क्या? आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि पार्शियल डिफरेंशिएट की। तो ये इक्वेशन हो गई अपनी 6। अब आप चेक कर लो, u का डिफरेंशिएट पहले किसके रेस्पेक्ट में है? एंट्रोपी की में, और फिर किसके रेस्पेक्ट में? वॉल्यूम। आप चेक करना यहाँ पे, u का डिफरेंशिएट पहले वॉल्यूम फिर एंट्रोपी। यहाँ पे चेक करो, पहले एंट्रोपी फिर वॉल्यूम। इसका मतलब यदि इक्वेशन 6 का यूज करें तो 4 और 5 का एलएचएस सेम है, एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या होगा? सेम। यहां से हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4 5th एंड 6 इनका यूज कर रहे हैं, तो अपने पास क्या आ जाएगा?
देखना भैया, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस वी, माइनस का डेल पी अपॉन डेल एस वॉल्यूम कांस्टेंट इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी एंट्रोपी कांस्टेंट। मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस का मल्टीप्लाई करके डेल पी अपॉन डेल एस वॉल्यूम कांस्टेंट माइनस डेल टी अपॉन डेल वी एंट्रोपी कांस्टेंट। बेटा एक बार आप चेक करना भैया, क्या मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन यही है क्या? समीकरण 7 ही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है क्या? कमेंट करके बताना तुरंत भैया। बेटा यही है क्या? चेक करो एक बार तुरंत। यहां से लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखो, पहले मुझे कमेंट करके ये तो बता दो, समझ में तो आ गया ना? बढ़िया। अब मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं भैया। अरे समझ में तो अल्टीमेट आ गया ना? राहुल, अमित, गगन, सौरभ, हाँ भाई अभिषेक, करो तो नोट, लिखना प्रारंभ करो। और एग्जाम में फिक्स है, मैक्सवेल समीकरण टॉपिक से क्वेश्चन आएगा 100%। अमित आ रहा है समझ में? अरे लकी, अच्छा मस्त समझ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया भैया। करो नोट करो। करो बेटा नोट, ऐसे ही लिखो जैसे मैंने लिख रखा है, हम जानते हैं कि, और ऐसे लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे स्लॉट और स्लॉट ही लिखेंगे, ये परेशान हो जाएंगे बार बार लिखते हुए। हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, करो नोट, लिखो भैया। बेटा लिख लो तब कमेंट कर देना। हाँ भाई, लिख लेते हो तब कमेंट कर देना। यहाँ पे लिख रहा है आंशिक अवकल रूप में लिखने पर, टू राइट पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म, टू राइट पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म, आंशिक अवकल रूप में लिखने पर। आंशिक अवकल रूप में लिखने पर, करो भैया नोट। ऐसे यहाँ पे लिख रहा है टू राइट पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म, आंशिक अवकल रूप में लिखने पर।
कर लिया नोट भैया? लिख दिया यहाँ पे आंशिक अवकल रूप में लिखने पर? और नीचे लिख देना यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। ऐसे अपन को चारों समीकरण व्युत्पन्न करने, और एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है एक यहां से, मैक्सवेल इक्वेशन से। और ढंग से पढ़ना भाई, फिजिकल केमिस्ट्री में भी है तुम्हारे ये ऐसा पेपर है जिसमें फुल में से फुल नंबर आते हैं। यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। नीचे लाइन लिख देना, this mathematical expression is said to be first equation of Maxwell। अब मुझे सभी कमेंट करके बताओ, समझ में तो आ गया ना? बढ़िया बेटा, अरे समझ में तो बढ़िया आ गया ना? व्यास जी, चलो तो भाई अभी 2-4 दिन में स्पीड बढ़ाएंगे अपन, ठीक है? कल पढ़ते हैं। राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण।